पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता कौन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि सोवियत संघ कैसे दूसरी महाशक्ति बना। तो बात करेंगे पहले बर्लिन की दीवार की। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था। बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में किया गया था, 1961 में किया गया था। ठीक है, बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में किया गया था और इसकी लंबाई कितनी थी, 150 किलोमीटर। ठीक है, बर्लिन की दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी और इसका निर्माण 1961 में किया गया था। अब ये बर्लिन था कहाँ, बर्लिन है जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में है बर्लिन। अब जब बर्लिन की दीवार, जो ये दीवार बनाई गई थी, बर्लिन की दीवार है ये, इस दीवार को बनाया क्यों गया था। इस दीवार के बनाने के पीछे कारण था कि यहाँ पर ये एक पश्चिम है और ये पूर्व है। ठीक है, पूर्वी कह लेते हैं, पूर्वी, पश्चिम है ये पूर्वी है। तो यहाँ पर इसी बर्लिन में दो तरह की विचारधारा के लोग रह रहे थे, जो दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। ये पूंजीवादी विचारधारा को अपनाता था और ये कहता था कि ये साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता है। तो ये दोनों जो थे, ये बर्लिन के अंदर ही दो स्थान, मतलब एक बीच में दीवार खड़ी कर दी गई थी, दो तरह के लोग रह रहे थे यहाँ पर। तो इसी के बीच में बंटवारा हो गया, जिसे कहा गया पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन। बर्लिन नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, जर्मनी लिखेंगे क्योंकि बर्लिन अजीब लगेगा, कि देश का नाम लिखेंगे यहाँ पर पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। इसे ही क्या कहा गया था, दूसरी दुनिया। ठीक है, दूसरी दुनिया की शुरुआत इस दीवार से ही हुई थी। अब ये जो दीवार थी, ये ही प्रतीक थी, बर्लिन की दीवार ही पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का प्रतीक थी। अब हम बात करेंगे जो बर्लिन की दीवार थी, जहाँ पर पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा को अपनाया जा रहा था। तो पूंजीवादी विचारधारा किसकी थी और साम्यवादी विचारधारा किसकी थी। तो हम यहाँ लिखेंगे पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका की थी और साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ की। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली था क्या। ठीक है, सोवियत प्रणाली था क्या। सोवियत प्रणाली, सोवियत प्रणाली मतलब कि जहाँ सोवियत प्रणाली सोवियत संघ से संबंधित है। और सोवियत संघ का निर्माण कैसे हुआ था, मतलब इसका जन्म कैसे हुआ था। तो जब रूस में 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, रूस में क्रांति हुई, जिसके तर्ज पर, मतलब जिसके बाद, इसके बाद क्या बनाया गया था, इसके बाद सोवियत संघ का जन्म हुआ। सोवियत संघ का जन्म हुआ। सोवियत संघ जिसे क्या कहते हैं हम, USSR। USSR मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, अब जो सोवियत था, सोवियत मतलब ये सोवियत संघ जो है, ये किसका समर्थन करता है, साम्यवादी विचारधारा का, साम्यवादी का समर्थक था। और ये पूंजीवादी का
घोर विरोध करता था। ठीक है गाइस। अब जब 1917 में रूस में क्रांति हुई, तभी उसके बाद हमारा सोवियत संघ का जन्म हुआ। और सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? सोवियत संघ में कितने देश शामिल थे? कितने देशों को मिलकर बना था? तो ये हमारा 15 गणराज्य 15 गणराज्य से बना था। ठीक है। अब यहाँ पर सोवियत संघ की बात कर रहे हैं हम, मतलब कि सोवियत संघ का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो सोवियत संघ में किसका शासन था? सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। दूसरी दुनिया अब दूसरी दुनिया होती क्या है? मतलब कि दूसरी दुनिया उस वक्त क्या थी? दूसरी दुनिया ही किसको कहा गया था? सोवियत संघ को। हमने यहाँ पर बात करी थी ना कि बर्लिन की दीवार से ये यहीं पर से दूसरी दुनिया की शुरुआत हुई थी, तो इसको ही हम दूसरी दुनिया कहते हैं। इसी की बात कर रहे हैं हम अब आगे। सोवियत संघ को ही कहा गया। पहली दुनिया तो अमेरिका को कहते हैं। अब ये सोवियत संघ है, ये महाशक्ति कैसे बना? इसकी कुछ विशेषताएं तो होंगी जिसके कारण ये महाशक्ति की तर्ज पर ढाला गया। तो इसकी विशेषताएं की बात करेंगे हम। सोवियत संघ की विशेषताएं। सोवियत संघ की विशेषताएं। सोवियत संघ की विशेषता में पहली बात ये आती है कि ये यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली अर्थव्यवस्था तो अमेरिका की थी, दूसरी किसकी थी? सोवियत संघ की थी। अब दूसरी विशेषता इसकी ये है कि यहाँ पर उन्नत संचार प्रणाली थी। मतलब कि यहाँ पर कम्युनिकेशन से संबंधित या कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप थी। यहाँ पर सारी चीज़ें जनता को उपलब्ध थी। यहाँ पर जनता की बुनियादी सुविधा जनता को बुनियादी उसकी ज़रूरतें थी वो पूरी की जा रही थी। बुनियादी ज़रूरतें का पूरा होना और जनता की इच्छाओं का यहाँ पर ध्यान दिया जाता था, जिस कारण सोवियत संघ एक महाशक्ति बन रहा था। और फोर्थ पॉइंट में हमारा आ जाएगा कि विशाल ऊर्जा संसाधन। विशाल ऊर्जा संसाधन से मतलब है हमारा कि यहाँ पर जो एनर्जी मतलब कि ऊर्जा से संबंधित जो संसाधन थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, जिससे सोवियत संघ का विकास और अच्छे तरीके से हो रहा था। ऊर्जा संसाधन में हमारा आ जाएगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम, पेट्रोल, डीजल, लोहा, ये सब चीज़ जो खनिज हैं और ऊर्जा के संसाधन है यहाँ पर बहुत अच्छे थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, जिससे यहाँ का विकास जो था वो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था। अब हम फिफ्थ मतलब पाँचवें पॉइंट की बात करेंगे कि सोवियत संघ की विशेषताएं पाँचवीं कौन सी थी? यातायात की सुविधाएं या यातायात की अच्छी सुविधाएं। यातायात की अच्छी सुविधाएं मतलब कि यहाँ पर यातायात से संबंधित सारी चीज़ें उपलब्ध थी। जैसे कि सड़कें बहुत अच्छी थी यहाँ की, जिससे कोई व्यक्ति अगर आवागमन करता था उसी के देश के अंदर 15 गणराज्यों से मिलकर बना था ये, तो कहीं पर जाना होता तो बहुत अच्छी
बहुत जल्दी और बहुत सही तरीके से सुविधाजनक वो पहुंच जाता था। तो यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत अच्छी थी और सड़कें बहुत अच्छी बनाई गई थी। अब सिक्स्थ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर उपभोक्ता उद्योग, घरेलू उपभोक्ता उद्योग उन्नत था। मतलब कि यहाँ पर एक छोटी सी पिन है, ठीक है, ये पिन से लेकर हमारे यहाँ पर एक ये, ठीक है, ये कार मान लेते हैं हम, ठीक है, ये ना थोड़ी सी ऐसे बन गई है, ठीक है, ये कार, पिन से लेकर कार तक, पिन से कार तक, मतलब यहाँ पर हर एक छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी सी चीज़ तक का निर्माण ये खुद ही करता था। सोवियत संघ जो था वो खुद ही इन सब चीज़ों का निर्माण करता था, जिससे इसको किसी चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ती थी और इससे भी और अच्छा विकास हो रहा था। तो ये भी इसके एक महत्वपूर्ण कारण है विश्व में दूसरी महाशक्ति बनने का। यातायात की अच्छी सुविधा, विशाल ऊर्जा संसाधन, बुनियादी ज़रूरतें का पूरा होना जनता की, उन्नत संचार प्रणाली और विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। तो ये सारे पॉइंट है हमारे कि इसकी विशेषताएं की। अब हम बात करेंगे कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ में पार्टी का जो शासन था वो कौन चला रहा था। तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति, जिस वक्त ये महाशक्ति बन रहा था या फिर उसकी स्थिति पर बना हुआ था कि बहुत अच्छे देश की, जहाँ पर विकास अच्छा हो रहा था, तो उस वक्त इसके 1985 में कौन राष्ट्रपति थे? मिखाइल गोर्बाचेव। हम इसकी बाद में बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव की कि इन्होंने क्या क्या किया। मिखाइल गोर्बाचेव, अब जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने ही सोवियत संघ में लोकतंत्र लाने का प्रयास किया था। लोकतंत्र लाने का प्रयास किया था मिखाइल गोर्बाचेव ने, लाने का प्रयास किया, मतलब इन्होंने बहुत सी ऐसे चीज़ें करी जिससे सोवियत संघ में लोकतंत्र आए। और इन्होंने पश्चिम के देशों से संबंध अच्छे बनाए थे कि मतलब ये चाहते थे कि हमारा देश भी उनकी तरह अच्छे से अच्छा पहली विश्व में महाशक्ति बने। तो पश्चिम के देशों से संबंध बनाए, ठीक है। आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट अच्छे से समझाया जाएगा। अगर कहीं पर नहीं समझ में आता, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। तो लोकतंत्र लाने का प्रयास किया हमारे मिखाइल गोर्बाचेव ने, पश्चिम के देशों से संबंध बनाए और इन्होंने यहाँ पर सुधार लाने का प्रयास किया। जब मतलब यहाँ पर ये पिछड़ता जा रहा था, जब सोवियत संघ पिछड़ने की स्थिति में सुधार ला, अभी हमारे यहाँ के राष्ट्रपति, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसे लाने के प्रयास किया, जिसे सोवियत संघ बच तो सकता था, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव हो जिसके कारण वो बच नहीं सका, परंतु इन्होंने अपना कार्य तो किया, मिखाइल गोर्बाचेव। अब हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन की घोषणा। सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किसने की थी? सोवियत संघ का विघटन सोवियत संघ के विघटन की घोषणा, जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था तो ये बात किसने बताई हमें कि सोवियत संघ का विघटन होने वाला है? तो सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य थे, यूक्रेन, रूस, बेलारूस। इन तीनों गणराज्य ने घोषणा की कि सोवियत संघ खत्म होने वाला है या सोवियत संघ का विघटन होने वाला है। सोवियत संघ का विघटन होने वाला है।
ठीक है। इन तीनों देशों ने ही बताया था कि हमें कि इसका विघटन हो रहा है या फिर इसका विघटन होने वाला है। अब जब इन्होंने तीनों ने बता दिया तो वैसे तो होना ही था, क्योंकि इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इनको पता होगा कि सोवियत संघ में क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है। तो ये बात सच थी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया है। और उसके बाद किसको उत्तराधिकारी बनाया गया था? रूस को उत्तराधिकारी बनाया गया था। अगर विघटन होगा भी तो रूस को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे सोवियत संघ के विघटन की बारे में पता चल गया कि कैसे कैसे हुआ, मतलब कैसे नहीं, किसने किया था या फिर किसने इसके बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन की घोषणा। सोवियत संघ के विघटन, या एक बार आप देख लीजिए। सोवियत संघ संघ के विघटन के कारण। ठीक है, अब हम इसके कारण की बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण इसका विघटन हुआ। तो यहाँ की जो संस्थाएं थी, आर्थिक संस्थाएं थी, उनमें कमज़ोरी थी। मतलब वो जनता की बातें नहीं सुन रही थी या फिर वो इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे जिससे सोवियत संघ का विकास हो। में कमज़ोरी कमज़ोर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा संसाधनों का दुरुपयोग। यहाँ पर जो जनता नहीं, मतलब कि जो नेता थे, सरकार थी, वो संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। मतलब उसको हथियारों की होड़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये नहीं देखा जा रहा था कि वहाँ की जनता को वहाँ पर जो चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं है उनको वो उपलब्ध कराई जाए, जबकि वहाँ पर हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी, जिसके कारण संसाधनों को बेचा जा रहा था, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके कारण इसका विघटन भी हो गया कि धीरे धीरे बेचते गए, सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी, जो यहाँ पर एक ही दल का स्वामित्व था, वर्चस्व था कम्युनिस्ट पार्टी का, तो वही अपनी बातें अपनी चलाती थी। कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व या फिर बुरा शासन, जिससे वो अपनी चीज़ें चलाती थी और जनता की नहीं सुनती थी। तो जनता उनसे निराश हो गई और धीरे धीरे उनसे दूर होती गई सोवियत संघ से, जिस कारण इसका विघटन होने लगा। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की कि विघटन के कारण के और कौन कौन से पॉइंट रहे। तो जनता की इच्छाओं का पूरा न होना। जनता की इच्छा का, सरकार जो थी वो जनता की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रही थी, जिस कारण भी विघटन हुआ। अब हम पांचवें पॉइंट की बात करेंगे कि जो रूस का हद से ज़्यादा मनमानी करना है, या रूस की ज़्यादा चलती थी। ठीक है, या फिर रूस को जो रूस को विशेष अधिकार दिए गए थे, जिससे और देश भी निराश थे कि उनकी अपेक्षा की रहती रूस के अलावा अन्य गणराज्यों की उपेक्षा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सोवियत संघ, जो हमारा सोवियत संघ था, इसके विघटन के परिणाम, मतलब जब ये विघटन इन कारण से हुआ कि आर्थिक संस्थानों में कमी थी, कमज़ोरी थी, कि वहाँ के जो संस्थान थे वो जनता की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं कर रहे थे, संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो रहा था, और कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन था, जनता की इच्छा का पूरा न होना, रूस का हद से ज़्यादा मनमानी करना, और रूस के अलावा अन्य गणराज्यों की उपेक्षा करना। ठीक है, तो ये सब कारण थे विघटन के। अब जब विघटन हो चुका था तो उसके परिणाम क्या हुए। ठीक है, विघटन के बाद क्या परिणाम हुए। विघटन के
विघटन के परिणाम की बात करेंगे। अब जब ये सब चीज़ें हो गई, विघटन के कारण बन गए ये, तो इनके परिणाम हुए। अब इतने टाइम से इतना लंबा चलता आ रहा था शीत युद्ध हमारा, 1945 के बाद इतना लंबा चलता आ रहा था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये जो था, इसके सोवियत संघ के विघटन के बाद ये समाप्त हो गया। दूसरी दुनिया जो सोवियत संघ थी, जब ये टूटी गई तो फिर बची क्या, दूसरी दुनिया का भी अंत हो गया। और जो 15 देश थे शामिल थे सोवियत संघ के अंदर, वो भी स्वतंत्र हो गए। 15 नए देशों का स्वतंत्र होना। अब जब दोनों महाशक्ति एक दूसरे के विरुद्ध थी तो हथियारों की होड़ भी शुरू हो गई थी। तो ये जब विघटन, जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो गई, हथियारों की होड़ भी खत्म हो गई, हथियारों की होड़ खत्म, ठीक है, ये भी खत्म हो गई। विचारधाराओं की लड़ाई, जो पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा की लड़ाई थी, वो भी खत्म हो गई। विचारधाराओं की लड़ाई खत्म। और जब ये चीज़ें सारी हो गई तो फिर क्या होगा, जो 15 जो नए देश थे, इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ये जो संस्थाएं थी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थानों का महत्व बढ़ा। जैसे IMF, WTO, ठीक है। फिर जो ये देश थे 15 नए देश, जो इसके कारण सोवियत संघ के कारण इनकी स्थिति खराब हुई थी, तो वो इन संस्थानों में जाने लगे अपनी स्थिति सुधारने के लिए, तो इन संस्थानों का भी महत्व बढ़ गया। 15 नए देशों का स्वतंत्र होना, हथियारों की ओर समाप्ति, विचारधारा की लड़ाई खत्म, आर्थिक संस्थानों का महत्व बढ़ना, ठीक है, दूसरी दुनिया का अंत हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अब हम बात करेंगे कि शॉक थेरेपी, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या था? इसका अर्थ है कि आघात पहुंचाकर, मतलब चोट पहुंचाकर उपचार करना। पहले किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा देना, फिर उसका इलाज करना। जैसे कि सोवियत संघ में पहले तो कितना हथियारों की ओर शुरू हुई थी, इतना सारा वहाँ पर खर्चा किया गया था, जिस कारण वहाँ के देश, उनकी स्थिति खराब हो गई थी। फिर बाद में उसको ठीक किया जा रहा था, तो यही था शॉक थेरेपी। ठीक कैसे किया गया? तो यही था साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण। मतलब कि साम्यवाद से पूंजीवाद करना, जुड़ की ओर मुड़ना। मतलब कि जो साम्यवादी कौन थे? सोवियत संघ थे। इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे ये पूंजीवादी की ओर ढलते गए। इसी मॉडल को क्या कहा गया था? इसे हम क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी। ये हमारा शॉक थेरेपी कहलाया है, पूंजीवाद की ओर संक्रमण। अब हम बात करेंगे कि शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी। अब शॉक थेरेपी की विशेषताएं वही होंगी जो पूंजीवाद की विशेषताएं थी, या फिर जो पूंजीवाद के अंतर्गत उसके विशेषताएं आती थी, नियम आते थे, वही होंगी शॉक थेरेपी की विशेषताएं। ठीक है, शॉक थेरेपी की विशेषताओं में आ जाएगा कि निजीकरण आ गया। निजीकरण
जो पूंजीवादी की नीति थी वो इसमें आ गई। शॉक थेरेपी का मतलब ये था कि पूंजीवाद की ओर संक्रमण, तो निजीकरण आ गया। और मुद्राओं का आपसी परिवर्तन नहीं था, जो पहले नहीं होता था। पहले रूस क्या सोवियत संघ क्या करता था, कोई भी व्यापार नहीं करता था दूसरे देश के साथ, अपना ही करता था, क्योंकि वो साम्यवादी समाजवादी नीति को अपनाता था। किसी भी व्यापार, मुक्त व्यापार से संबंधित उसमें विश्वास नहीं रखता था वो। तो वो जब अमेरिका से संबंध बनाने लगा, शॉक थेरेपी को अपनाने लगा, तो मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता भी शुरू हो गई। और पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, मतलब कि जब हमने शॉक थेरेपी अपना लिया तो हमने पश्चिम के देशों की रूपरेखा अपना ली। और जब इसकी रूपरेखा अपना ली तो हम उसकी आर्थिक व्यवस्था भी हमारी उसकी तरह ही होगी, पश्चिम के देशों की तरह ही। तो ये भी शॉक थेरेपी की एक विशेषता थी। और एक और विशेषता की हम बात कर लेते हैं कि मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। मुक्त व्यापार व्यवस्था मतलब कि पहले जो था सोवियत संघ किसी भी देश से व्यापार नहीं करता था, दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करता था, ना अमेरिका के साथ करता था, ना कोई अन्य देश के साथ करता था जो गुटनिरपेक्ष शामिल था। तो किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं करता था वो। अब जब अमेरिका की नीति अपनाने लगा मुक्त व्यापार की, तो वो भी व्यापार करने लगा शॉक थेरेपी के कारण, जो शॉक थेरेपी का एक विशेषता है, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। तो ये बात हो गई हमारी शॉक थेरेपी की, कि शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी। पहली एक निजीकरण की, जैसे पहले सब व्यापार उद्योग होते थे वो उसी व्यक्ति के अंतर्गत आते थे, उसी कंपनी के होते थे, उसी का स्वामित्व होता था। वैसे ही शॉक थेरेपी को अपनाकर सोवियत संघ करने लगा। और मुद्राओं का आपसी परिवर्तन नहीं था, मतलब कि अमेरिका की मुद्रा यहाँ जा रही है और सोवियत संघ की यहाँ आ रही है, एक दूसरे से परिवर्तन चल रहा है। तो ये भी होने लगा शॉक थेरेपी के कारण। पश्चिम देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, पश्चिम के देशों के साथ हम आर्थिक रूप से जुड़ने लगे। और मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, मतलब कि व्यापार भी करने लगे मुक्त, ठीक है, एक दूसरे के देश में फ्री ट्रेड भी शुरू हो गया शॉक थेरेपी के कारण। शॉक थेरेपी के परिणाम, अब हम बात करेंगे शॉक थेरेपी के परिणाम क्या थे। शॉक थेरेपी के परिणाम, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए। इसको अपना तो लिया था सोवियत संघ ने, परंतु इसको अपनाने के बाद भी उसका जो विकास था वो नहीं हो पाया था। ये असफल रही थी शॉक थेरेपी की जो नीति थी, शॉक थेरेपी का जो अपनाया था इन्होंने उपचार करने के लिए सोवियत संघ का, ये कुछ काम नहीं कर पाया था इतना, तो ये असफल रहा। और रूसी मुद्रा थी रूबल, उसमें गिरावट आई। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई इसके कारण। और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट, मतलब कि पहले जो समाजवादी विचारधारा को अपनाता था सोवियत संघ, तब वो समाज की बात करता था और समाज के कल्याण के लिए बातें करता था। परंतु जब वो पूंजीवाद के संक्रमण करने लगा तो वो समाज का अनदेखा करने लग गया, जिससे उसकी पुरानी व्यवस्था थी जो समाज कल्याण की, वो भी नष्ट होती गई। किसके कारण? शॉक थेरेपी के कारण। और इससे खाद्यान्न
संकट हो गया। खाद्यान्न संकट आ गया मतलब कि हम केवल व्यापार पे ध्यान देने लगे, पैसे पर ध्यान देने लगे। इससे हम क्या कहते हैं, अधिक धन लगाने लगे उसमें, व्यापार में ही, जिससे हम खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान नहीं देने लगे। उससे खाद्यान्न संकट आ गया, देश में खाने की चीज़ें नहीं बची। या फिर हम कृषि पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे सोवियत संघ के देश। तो ये शॉक थेरेपी के कारण हुआ खाद्यान्न संकट भी। माफिया वर्ग का उदय। माफिया वर्ग होता है कि जब कोई भी चीज़ कम हो और जिसके पास हो वो उसको मनमाने दामों पर बेचे, वो माफिया वर्ग कहलाता है। तो माफिया वर्ग का उदय हुआ जब कोई भी चीज़ नहीं बची और जिसके पास होती थी वो ऊंची कीमतों पर बेचता था, तो उस ऐसे लोगों का उदय होने लगा, माफिया वर्गों का। और गैराज सेल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गैराज सेल के बारे में आता है कि गैराज सेल क्या थी। गैराज सेल थी, गैराज सेल कोई ऐसी एक अलग से सेल नहीं थी। ये इसका मतलब है कि जो रूस में बहुत सारे उद्योग थे। रूस में जो 90% उद्योग थे, रूस की बात कर रहे हैं, 90% उद्योग को रूस में क्या करा, रूस ने क्या करा, निजी कंपनियों को, जब इतनी आर्थिक विषमता आ गई, परेशानी आ गई सोवियत संघ का, तो उसने क्या करा, अपने उद्योगों को निजी कंपनियों व निजी हाथों में बहुत कम कीमतों पर या फिर कम हाथों में औने दामों में बेच दिया गया। ठीक है, ऐसे इसलिए किया गया क्योंकि बिल्कुल भी सोवियत संघ के पास बिल्कुल भी धन नहीं था, उसके पास कोई भी मुद्रा नहीं थी, जिस कारण उसने क्या करा, अपने उद्योगों को ही बेच दिया और उसको ऐसी कीमतों में बेचा जितनी की वो थी भी नहीं, तो उसको बहुत कम कीमतों में बेचा गया। इसे ही विश्व की गैराज सेल कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया शॉक थेरेपी के परिणाम, हो गया शॉक थेरेपी की विशेषताएं होगी। एक बार हम शॉक थेरेपी के विशेषताएं दोबारा पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है निजीकरण, कि अपनी चीज़ों को पर अपना अधिकार था। ठीक है, राज्यों का स्वामित्व नहीं था। मुद्राओं का आपसी परिवर्तन नहीं था, मतलब कि मुद्राओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाने लगा, चीज़ें खरीदने लगे। पश्चिम देशों के साथ आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव होने लगा कि वहाँ पर भी हम अपनी चीज़ें खरीदने लगे और फिर उनके साथ संबंध बनाने लगे, पश्चिम के देशों के साथ। जो अमेरिका ऐसे देश है या पश्चिम के देश, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, मतलब कि फ्री ट्रेड को अपनाया गया शॉक थेरेपी के कारण। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए कि ये बहुत असफल रही। सोवियत संघ में इसका बिल्कुल भी कारगर नहीं रही, जिससे सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी और ढलती गई, उस सोवियत संघ और टूटता गया। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसमें गिरावट आने लगी। समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी, समाज कल्याण की बात जो की जाती थी पहले, वो अब नहीं की जाने लगी। शॉक थेरेपी के कारण हम पूंजीवाद की ओर मुड़ गए, पैसे पर ध्यान देने लगे, तो समाज कल्याण व्यवस्था जो थी वो नष्ट हो गई। खाद्यान्न संकट आ गया, पैसे पर हम ज़्यादा ध्यान देने लगे, व्यापार पर, हम कृषि पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने लगे, तो इससे खाद्यान्न संकट आ गया। और माफिया वर्ग, जो चीज़ें किसी के पास थी भी खाद्यान्न की चीज़ें, वो बहुत महंगी कीमतों पर बेचने लगे, जिस कारण वो माफिया वर्ग जो महंगी कीमतों पर बेचने लगते हैं उन्हें माफिया वर्ग कहते हैं। उनका उदय हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे उदय हुए जिन अपनी अपनी मनमानी चलाने लगे चीज़ों पर। गैराज सेल मतलब कि रूस में 90% उद्योग को निजी कंपनियों में हाथों में औने पौने दामों में बेच दिया गया, जिसे विश्व की गैराज सेल कहा जाता है। ठीक है गाइस, ये तो हमारा चैप्टर 2 का शीत युद्ध द्विध्रुवीयता का अंत, इसका हमने फर्स्ट टॉपिक के बहुत सारे पॉइंट क्लियर कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में को देखने के लिए आगे बढ़ना है।